दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जिसे सरकार ने वापस ले लिया। भारत सरकार ने संसद से व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक वापस ले लिया है क्योंकि यह विधेयक देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन स्थान को विनियमित करने हेतु व्यापक कानूनी ढांचे पर विचार करता है। क्या है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक? व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। आमतौर पर इसे गोपनीयता विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा जो कि व्यक्ति की पहचान कर सकता है के संग्रह, संचालन और प्रक्रिया को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की चुनौतियां। कई लोगों का तर्क है कि डेटा का भौतिक स्थान साइबर दुनिया में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि एन्क्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा या उचित उद्देश्य खुले और व्यक्तिपरक शब्द है जिससे नागरिकों के निजी जीवन में राज्य की घुसपैठ हो सकती है। फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकियां इसके खिलाफ और उन्होंने डेटा स्थानीकरण की संरक्षणवादी नीति की आलोचना की है क्योंकि उन्हें डर है कि इसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सोशल मीडिया फर्मों, विशेषज्ञों और यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया था, जिन्होंने कहा था कि उपयोगकर्ताओं एवं कंपनियों दोनों के लिए प्रभावी तथा फायदेमंद होने हेतु इसमें बहुत सी कमियां हैं। इसके अलावा इसका भारत के अपने युवा स्टार्टअप्स पर जो कि वैश्विक विकास का प्रयास कर रहे हैं या भारत में विदेशी डेटा को संसाधित करने वाली बड़ी फर्मों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। क्यों वापस लिया गया विधेयक? संयुक्त संसदीय समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का विस्तृत विश्लेषण किया। इस संबंध में 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। साथ ही डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 12 सिफारिशें की गई थी। अतः ये बहुत अधिक संशोधन है। जेसीपी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है, इसलिए इसे वापस लेने का प्रस्ताव आया। विधेयक को देश के स्टार्टअप्स द्वारा गहन अनुपालन के रूप में भी देखा गया था। विशेष रूप से स्टार्टअप के लिए संशोधित बिल का अनुपालन करना बहुत आसान हो। टेक कंपनियों ने विधेयक में डेटा स्थानीकरण नामक प्रस्तावित प्रावधान पर सवाल उठाया। डेटा स्थानीकरण के तहत कंपनियों के लिए भारत के भीतर कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति संग्रहिता करना अनिवार्य होगा और देश से अपरिभाषित महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा का निर्यात प्रतिबंधित होगा। कार्यकर्ताओं ने आलोचना की थी कि यह केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को विधेयक के किसी भी और सभी प्रावधानों का पालन करने से पूरी छूट देगा। इस विधेयक को कई हितधारकों जैसे फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों और गोपनीयता एवं नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की नकारात्मक आलोचना का सामना करना पड़ा है। क्या है भविष्य? डेटा को एक ऐसे रूप में संग्रहित किया जाना चाहिए जिस पर भारत सरकार का भरोसा हो और यह डेटा अपराध की जांच के मामले में सुलभ होना चाहिए। सरकार केवल विश्वसनीय भौगोलिक सीमा के पार डेटा प्रवाह की अनुमति देने पर भी विचार कर सकती है। नया विधेयक डेटा स्थानीयकरण के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत डेटा के वर्गीकरण को भी समाप्त कर सकता है और केवल उस स्थिति में डेटा का वर्गीकरण किया जा सकता है यदि किसी कंपनी द्वारा किसी के व्यक्तिगत डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई हो। इसरो के नए SSLV रॉकेट की लॉन्चिंग सफल, लेकिन टूट गया सैटेलाइट से संपर्क। भारत के नए रॉकेट की लॉन्चिंग 7 अगस्त 2022 सफलतापूर्वक हो गई है। इस रॉकेट के जरिए इसरो दुनिया के छोटे सैटेलाइट के बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है। आपको बता दें कि इसरो ने पहली बार SSLV रॉकेट लॉन्च किया है। इसके साथ पहली बार 2 सैटेलाइट गए हैं। इस मिशन में रॉकेट की लॉन्चिंग ही प्रमुख थी,
जो सफल रही, लेकिन सैटेलाइट से संपर्क टूट गया है। इसरो वैज्ञानिक संपर्क स्थापित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से सफलतापूर्वक की गई। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में EOS-02 और आजादी SAT सैटेलाइट भेजे गए हैं। लॉन्चिंग सफल रही। रॉकेट ने सही तरीके से काम करते हुए दोनों सैटेलाइट को उनकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया। रॉकेट अलग भी हो गया, लेकिन उसके बाद सैटेलाइट से डेटा मिलना बंद हो गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि जांच में पता चला है कि सैटेलाइट एक सेंसर की गड़बड़ी की वजह से सर्कुलर की बजाय एलिप्टिकल ऑर्बिट में सेट हो गए। अब दोनों ही सैटेलाइट किसी काम के नहीं बचे। हालांकि रॉकेट के सभी स्टेज ने सही से काम किया। गलत ऑर्बिट में जाने की वजह से डेटा लॉस हो गया है। हम फिर भी लगातार सैटेलाइट से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। EOS-02 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। इसका वजन 142 किलोग्राम है। इसमें मिड और लॉन्च वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा है, जिसका रेजोल्यूशन 6 मीटर है, यानी ये रात में भी निगरानी कर सकता है। आजादी SAT सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया नाम की स्वदेशी निजी स्पेस एजेंसी का स्टूडेंट सैटेलाइट है। इसे देश की 750 लड़कियों ने मिलकर बनाया है। क्या है PSLV और SSLV में अंतर? PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 44 मीटर लंबा और 2.8 मीटर वाले व्यास का रॉकेट है, जबकि SSLV की लंबाई 34 मीटर है। इसका व्यास 2 मीटर है। PSLV में 4 स्टेज हैं, जबकि SSLV में 3 ही स्टेज हैं। PSLV का वजन 320 टन है, जबकि SSLV का 120 टन है। PSLV 1750 किलोग्राम वजन के पेलोड को 600 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। वहीं SSLV 10 से 500 किलो के पेलोड्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। PSLV 60 दिन में तैयार होता है, वहीं SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। क्या है SSLV रॉकेट? SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोन्स ऑर्बिट में भेजा जाएगा। सब सिंक्रोन्स ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। भविष्य में होंगे इसके लिए अलग लॉन्च पैड। फिलहाल SSLV को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से छोड़ा जाएगा। फिलहाल SSLV को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से छोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर इस रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए अलग से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु के कुलाशेखरापट्टनम में नया स्पेस पोर्ट बन रहा है। फिर वहां से SSLV की लॉन्चिंग होगी। कितना लंबा चौड़ा है नया SSLV रॉकेट? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की लंबाई 34 किलोमीटर यानी 112 फीट है। इसका व्यास 6.7 फीट है। कुल वजन 120 टन है। यहाँ PSLV रॉकेट से आकार में काफी छोटा है। इसमें 4 स्टेज है। इसके 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलेंगे, बल्कि चौथा स्टेज लिक्विड ईंधन से प्रोपेल होगा। पहला स्टेज 94.3 सेकंड, दूसरा स्टेज 113.1 सेकंड और तीसरा स्टेज 106.9 सेकंड जलेगा। क्यों पड़ी SSLV रॉकेट की जरूरत? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इंतजार करना पड़ता था। उन्हें बड़े सैटेलाइट के साथ असेंबल करके एक स्पेस बस तैयार करके उसमें भेजा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे सैटेलाइट काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। उनकी लॉन्चिंग का बाजार बढ़ रहा है, इसलिए इसरो ने इस रॉकेट को बनाने की तैयारी की। SSLV की एक लॉन्च पर कितनी लागत आएगी? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के एक यूनिट पर 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपए आता है। यानी जितने में एक PSLV रॉकेट जाता है, अब उतनी कीमत में 4 से 5 SSLV रॉकेट लॉन्च हो पाएंगे। इससे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जा सकेंगे।
भारत का रोजगार संकट। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में कृषि में कम लोग कार्यरत हैं। इसके बावजूद परिवर्तन कमजोर रहा है। कृषि कार्यों को छोड़ने वाले लोग कारखानों की तुलना में निर्माण स्थलों और असंगठित अर्थव्यवस्था में अधिक संख्या में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में कितना है रोजगार? वर्ष 1993 से 94 में कृषि देश की नियोजित श्रम शक्ति का लगभग 62% थी। कृषि में श्रम प्रतिशत यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004 से 2005 तक लगभग 6% अंक और अगले 7 वर्षों में 9% अंक गिर गया। गिरावट की प्रवृत्ति बाद के 7 वर्षों में भी धीमी गति से जारी रही। 1993 से 94 और वर्ष 2018 से 19 के बीच भारत के कार्यबल में कृषि की हिस्सेदारी 61.9% से घटकर 41.4% हो गई। यह अनुमान है कि वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद स्तर के अनुसार भारत के कृषि क्षेत्र में कुल कार्यबल का 33 से 34% कार्यरत होना चाहिए, अर्थात यह 41.4% औसत कार्यबल से प्राप्त विचल को नहीं दर्शाता है। बेरोजगारी के प्रकार। प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है। भारत में खेतीहर मजदूरों के पास वर्ष भर काफी कम काम होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों की कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है। चक्रीय बेरोजगारी। यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है। घर्षण बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति से है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियां बदल रहा होता है। यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है। सुबेध्य रोजगार। इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी भी नहीं बनाया जाता है। बेरोजगारी पर अंकुश लगाने हेतु संभावित उपाय। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में संलग्न कार्यबल के कौशल को बढ़ाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र में कौशल तथा ज्ञान को बढ़ावा देने से यह दोहरा लाभ प्रदान करेगा और साथ ही श्रमिकों को रोजगार के अन्य बेहतर क्षेत्रों की तलाश करने में मदद करेगा। भारत में कई श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी के उत्पाद एवं फर्नीचर, परिधान, टेक्सटाइल व वस्त्र आदि। रोजगार सृजित करने के लिए प्रत्येक उद्योग को विशेष पैकेज की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे शहरी क्षेत्र में रोजगार पर दबाव कम होगा। सरकार के प्रयास। आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। स्माइल। पीएम दक्ष योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 3 दिनों तक हिंसा, जिसके कारण दोनों देशों में दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद हाल ही में युद्ध विराम हो गया। इस वर्ष की शुरुआत में भी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया था। ये आवर्ती संघर्ष चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का ही हिस्सा है। क्यों हुआ वर्तमान संघर्ष? इजरायली विमानों ने गाजा में ठिकानों यानी इस्लाम जिहाद के नेताओं को निशाना बनाया।
जवाब में ईरान समर्थी फिलिस्तीनी जिहाद आतंकवादी समूह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे। इस्लामिक जिहाद में हमास की तुलना में कम लड़ाके और समर्थक हैं। क्या हुई इजराइल की कार्रवाई? इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के एक नेता पर हमले के साथ अपना अभियान शुरू किया और हमले की नीयत से एक अन्य दूसरे प्रमुख नेता पीछे किया। क्या हुई गाजा की कार्रवाई? इजरायली सेना के अनुसार गाजा में आतंकवादियों ने इजराइल की ओर लगभग 580 रॉकेट दागे। इजराइल ने उनमें से कई को रोक दिया तथा 2 को मार गिराया, जिन्हें यरूशलेम की ओर दागा गया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद। यरूशलेम विवाद। यरूशलेम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के केंद्र में रहा है। 1947 की संयुक्त राष्ट्र मूल विभाजन योजना के अनुसार यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वर्ष 1948 के प्रथम अरब इजराइल युद्ध में इजरायलियों ने शहर के आधे पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया और प्राचीन शहर सहित पूर्वी भाग, जहां हरम अल शरीफ अवस्थित है, वहां जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। वर्ष 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल और अरब राज्यों के गठबंधन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र शामिल थे। जॉर्डन का वाक़िफ़ मंत्रालय, जो तब तक अल अक्सा मस्जिद पर नियंत्रण रखता था, ने इस मस्जिद की देखरेख करना बंद कर दिया। इजराइल ने वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में जॉर्डन के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर उसका विलय कर लिया। विलय के बाद से इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार किया। इजराइल पूरे शहर को अपनी एकीकृत सशस्त्र राजधानी के रूप में देखता है, जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि वहां भविष्य के फिलिस्तीनियों राज्य के लिए किसी भी समझौते को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती है। क्या है हालिया गतिविधियां? मई 2021 में इजरायली सशस्त्र बलों ने यरूशलेम में जायोनी राष्ट्रवादी द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजराइल के कब्जे को स्मरण करते हुए निकाले जाने वाली मार्च से पहले यरूशलेम के हरम अल शरीफ में अल अक्स मस्जिद पर हमला किया था। शेख जर्राह द्वारा पूर्वी यरूशलेम में दर्जनों फिलिस्तीनियों परिवारों को बेदखल करने की धमकी ने संकट को और बढ़ा दिया। वेस्ट बैंक सेटलमेंट। इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के ग्रामीण हिस्से के 1000 से अधिक फिलिस्तीन निवासियों को उस क्षेत्र से बेदखल करने के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसका चयन इजराइल ने सैन्य अभ्यास के लिए किया है। इस निर्णय ने हेब्रोन के पास एक चट्टानी शुष्क क्षेत्र में 8 छोटे गांवों को ध्वस्त करने का मार्ग प्रस्तुत किया, जिन्हें फिलिस्तीनियों द्वारा मासाफर यट्टा और इजरायलियों को दक्षिणी हेब्रोन हिल्स के रूप में जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक नए ओजोन छिद्र का पता चला है। अध्ययन से ज्ञात प्रमुख तथ्य। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिक से लगभग 7 गुना बड़ा है। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र सभी मौसमों में दिखाई देता है, जबकि अंटार्कटिक पर बना ओजोन छिद्र केवल वसंत ऋतु में ही दिखाई देता है। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र जो पृथ्वी की सतह का 50% हिस्से का निर्माण करता है, इससे जुड़े जोखिम के कारण वैश्विक चिंता का कारण बन सकता है। इससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र पर अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या होती है ओजोन परत? यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है, जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। हम श्वास के लिए जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह O2 है। अधिकांश ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। इस क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है और वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओजोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पाया जाता है। ओजोन परत का वर्गीकरण।
गुड ओजोन। ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में होती है, जहां यह एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मानव निर्मित रसायनों, जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहा जाता है, के कारण यह ओजोन धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल है। बैड ओजोन। जमीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल में ओजोन का निर्माण तब होता है जब कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। क्या है ओजोन परत का क्षरण? ओजोन परत का क्षरण प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से परे समताप मंडल की ओजोन परत के रासायनिक निवास को संदर्भित करता है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को प्राकृतिक चक्रों के माध्यम से लगातार बनाया और नष्ट किया जा रहा है। विभिन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थ हालांकि विनाश प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य ओजोन स्तर में कमी आती है। ओडीएस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन युक्त हेलेन और मिथाइल ब्रोमाइड, HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा मिथाइल फ्लोरोफॉर्म शामिल है। इन पदार्थों का पहले उपयोग किया जाता था और कभी-कभी अब भी शीतलक, अग्निशम, कीटनाशकों एवं एरोसोल प्रणोदक में उपयोग किया जाता है। हर बार हवा में छोड़े जाने के बाद इन ओजोन क्षयकारी पदार्थों का बहुत धीरे धीरे क्षय होता है। वास्तव में जब तक वे समताप मंडल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक क्षोभ मंडल से गुजरते हुए वर्षा तक बरकरार रह सकते हैं। वहां वे वायु की यूवी किरणों की तीव्रता से टूट जाते हैं और क्लोरीन एवं ब्रोमीन अणु छोड़ते हैं, जो समताप मंडल के ओजोन को नष्ट कर देते हैं। ओजोन परत संरक्षण हेतु पहले वियना कन्वेंशन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने समताप मंडल की ओजोन परत में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए मौलिक महत्व को मान्यता दी थी। भारत 18 मार्च 1991 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन का एक पक्षकार बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर वर्ष 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तथा इसके सफल संशोधनों के बाद में मानव जनित और कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत एवं उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए बातचीत की गई थी। भारत 19 जून 1992 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना। किगाली संशोधन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन 2016 को अपनाने से कुछ HFCs के उत्पादन और खपत में कमी आएगी तथा अनुमानित वैश्विक वृद्धि एवं संबंधित जलवायु परिवर्तन से बचा जा सकेगा। गैर ओडीएस विकल्पों के रूप में हाइड्रोकार्बन को सुरक्षित उपयोग हेतु भारत के नियम आइसोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन सहित हाइड्रोकार्बन एलोरोन, फर्म बाइलिंग तथा प्रशीतन क्षेत्रों में उपयोग के लिए गैर ओडीएस विकल्पों के रूप में उपलब्ध है। हाइड्रोकार्बन का सुरक्षित उपयोग भारत में पेट्रोलियम कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 1976 विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के संचालन से संबंधित है। यह हाइड्रोकार्बन के प्रबंधन हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है। गैस सिलेंडर नियम 1981 सिलेंडर भरने, रखने, आयात और परिवहन को संबोधित करता है। स्माइल 75 पहल। भारत सरकार ने निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन नामक एक व्यापक योजना बनाई है। स्माइल 75 पहल के अंतर्गत भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। क्या है स्माइल 75 पहल?
नगर निगम, गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और अन्य हितधारकों के सहयोग से सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को शामिल किया गया है, जिसमें उनके पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और अभिसरण पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2025 से 26 की अवधि के लिए स्माइल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। इसके अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के समग्र पुनर्वास हेतु एक समर्थन तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा मंत्रालय करेगा कार्यान्वयन? स्माइल 75 पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया जाएगा तथा भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास भी इस योजना का अवयव है, जिसके उद्देश्य निम्नवत है: नगरों या कस्बों तथा नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना, विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्यवाही के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए रणनीति तैयार करना। भारत की कितनी आबादी भिक्षावृत्ति में संलग्न है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 है, जिसमें 2,21,673 पुरुषों और 1,91,997 महिलाएं शामिल हैं और पिछली जनगणना की तुलना में इसकी संख्या में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल इनमें सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में केवल 2 भिखारी हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम 22,116 भिखारियों के साथ शीर्ष पर है, जबकि मिजोरम 53 भिखारियों के साथ निम्न स्थान पर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।